हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 12वीं के अध्याय 2 पुष्पी पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको परागन और परागन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, परागन क्या होता है। यानी आपको पता है कि जिस तरह मनुष्य में यानी कि पुरुष में नर युग्मक शुक्राणु होता है, ठीक उसी प्रकार पादप का भी नर युग्मक परागकण होता है, जो अंडा को क्या करता है, निषेचित करता है। तो देखिए, परागकण जो है, परागकण का एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी पादप के पुष्प पर स्थानांतरित होना या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है वह परागन कहलाती है। यानी कि जो परागकण है, या तो क्या होगा कि उसी पादप के किसी एक फूल से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, या फिर उसी जाति के जो दूसरा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि परागकण का एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है वह कहलाती है आपका परागन। देखिए, इसका परिभाषा कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे कि परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी पादप के किसी पुष्प अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। यानी आपका परागन की परिभाषा, जो परागन है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। तो स्वपरागन में क्या होता है कि जो परागकण होता है वह पादप के एक पुष्प से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाता है, तो होता है आपका स्वपरागन। और जब परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होगा तो आपका कहलाएगा परपरागन। तो देखिए, लिखेंगे आगे कि परागन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है स्वपरागन, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा आपका होता है परपरागन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्या देखिए, तो आपका स्वपरागन, तो स्वपरागन क्या होता है आपका कि जो परागकण होता है वह परागकण पादप के एक पुष्प से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। तो देखिए, इसको लिखेंगे कि जब परागकण पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर
उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। ये था आपका स्वपरागण की परिभाषा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसे डायग्राम के माध्यम समझते हैं क्या होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए ये हमारा एक पुष्प है, देखिए ये हमारा पुष्प है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो पुष्प के अंदर क्या होता है, जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर रहता है परागकण। तो यह परागकण क्या होता है कि पुष्प के किसी यानी पादप के किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर यानी कि स्वपरागण में क्या होता है कि जो परागकण है किसी दूसरे पौधे का सहारा नहीं लेता है, उसी पौधे के किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी पौधा के किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इसको यानी किसी दूसरे पादप की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, उसी पौधा के किसी एक पुष्प से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। तो यह जो प्रोसेस होती है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाने की, तो यह प्रोसेस कहलाती है आपका स्वपरागण। यहाँ देखिए तो आपका पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो जो पुष्प का नर युग्मक है परागकण, यह क्या होता है कि किसी एक पुष्प के यानी कि एक पादप के पुष्प से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपरागण। तो इसको लिखेंगे पर परागण को कि जब परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है।
यानी कि देखिए स्वपरागण में सिर्फ एक पादप की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो परागकण होते हैं वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाते, उसी पौधा के किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी पौधा किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। लेकिन पर परागण इसका विपरीत है, यानी इसमें टोटल 2 पादप की जरूरत होती है और दोनों पादप एक ही जाति को होना चाहिए। अगर एक पादप मान के चले कि गुलाब का है तो दूसरा भी किस चीज का होना चाहिए, गुलाब का होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो परागकण होता है एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकल करके उसी जाति के जो दूसरा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि इसमें आपको टोटल एक ही जाति के 2 पादप की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसको हम समझेंगे डायग्राम से। यहां देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे 2 पादप एक ही जाति की क्या है, 2 पादप, ये इस पादप का पुष्प है दोनों, ये पतियां है, और इस पादप की और दोनों क्या है, पुष्प है और ये पतियां है। तो परागकण में जो होता है टोटल एक ही जाति के 2 पादप की आवश्यकता होती है, यानी कि पर परागण कभी भी एक पौधे में संभव नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि आपका पर परागण में यानी कि जो पुष्प के वर्तिकाग्र होता है इससे परागकण निकलते हुए, यानी कि इस पुष्प से परागकण निकल करके उसी जाति का जो दूसरा पुष्प है यानी कि पर परागण में क्या होता है कि जो परागकण होता है पुष्प का नरयुग्मक वह एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी जाति के जो दूसरा क्या है पादप है उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है। मतलब कि अपने एक जाति के पौधे के पुष्प से निकलकर उसी जाति के जो दूसरा पादप है उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। तो ये था आपका पर परागण। अगर आप इसको डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्या देखिए आपका जो पर परागण होता है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि वायु परागण यानी कि इनेमोफिली, जंतु परागण यानी कि जूफिली, और आपका जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पर परागण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका पहला आता है वायु परागण यानी कि एनिमोफिली, दूसरा आपका आता है जंतु परागण यानी कि जूफिली, और आपका तीसरा आता है जल परागण।
यानी कि हाइड्रोफिलिक। क्या देखिए, तो पर परागण को टोटली 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका होता है वायु परागण, दूसरा होता है जंतु परागण और तीसरा होता है जल परागण। तो देखिए वायु परागण क्या होता है, यानी कह सकते हैं कि जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। यानी क्या होता है कि जब हवाएं चलती है तो हवा में धूल कण के साथ साथ परागकण भी उड़ करके क्या होते हैं कि अपने जाति के जो पादप होती है उस पादप के वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं और पुष्प को निषेचित कर देते हैं। तो जब परागकण क्या होंगे कि धूल कण के माध्यम से उड़ते हुए या फिर हवा के माध्यम से उड़ते हुए किसी पुष्प को निषेचित करेंगे, तो वह जो प्रक्रिया होगी परागण की वह कहलाएगी वायु परागण। अब देखिए जंतु परागण, तो जंतु परागण में क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं कभी कभी कीट के माध्यम से, कभी कभी पक्षी के माध्यम से, कभी कभी गैस्ट्रोपोड के माध्यम से क्या होते हैं, यह एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये चले जाते हैं, जिसको कहते हैं जंतु परागण। तीसरा आपका होता है कि जल परागण। तो परागकण क्या होते हैं कि जल में बहाव के साथ साथ यह बहते हुए किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिससे पुष्प क्या हो जाती है, निषेचित हो जाती है। तो चलिए लिखेंगे हम इसको वायु परागण में। इस प्रक्रिया में परागकण धूल कण की तरह उड़कर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वह पुष्प निषेचित हो जाता है। तो परागण की यह क्रिया, तो परागण की यह क्रिया वायु परागण कहलाती है। जैसे में लिख लेंगे धान, मक्का, बाजरा इत्यादि। यानी क्या होता है कि जब हवा चलती है या धूल कण उड़ता है तो जो क्या होते हैं, परागकण होते हैं पुष्प के नर युग्मक, वो भी क्या करते हैं, हवा या धूल कण के माध्यम से उड़ करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उस पुष्प को निषेचित कर देते हैं, जिसे हम वायु परागण कहते हैं। यानी कि इसमें वायु के द्वारा जो परागकण है एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। क्या देखिए आपका आता है जंतु परागण, दूसरा आपका जो परागण है। यहाँ देखिए जंतु परागण में क्या होता है कि जो पुष्प का नर युग्मक परागकण है वह एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जंतु के माध्यम से स्थानांतरित होगा तो उसे क्या कहेंगे, जंतु परागण। सिंपली बोल सकते हैं कि जब परागकण किसी जंतु के सहयोग से एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जंतु परागकण। यानी परागकण की क्रिया इसमें जंतु के माध्यम से होती है, यानी कि जंतु के सहयोग से। तो लिखेंगे कि जब परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर
उसी जाति के किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जीव जंतुओं के माध्यम से स्थानांतरित होता है तो उसे जंतु परागण कहा जाता है। यानी कि इस विधि में जो परागण है किसी जंतु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसलिए इसे जंतु परागण कहा जाता है। जैसे में लिखेंगे चिड़िया, घोंघा, स्तनपोषी इत्यादि। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ देखिए जो जंतु परागण होता है वो कई तरह से होता है, जिसमें आपका पहला आता है कीट परागण, दूसरा आता है पक्षी परागण, तीसरा आता है जंतुका परागण और चौथा आता है गैस्ट्रोपोड परागण। तो देखिए कीट परागण क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जब परागण की क्रिया किसी कीट के माध्यम से होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। फिर कह सकते हैं कि जब परागण एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी कीट के सहयोग से स्थानांतरित होते हैं तो उसे कीट परागण कहा जाता है। आपका दूसरा आता है पक्षी परागण। आप कह सकते हैं कि जब परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होता है तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब पुष्प का नर युग्मक परागण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पक्षियों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। यानी कि देखिए कभी कभी पक्षी जो क्या होती है कि जो पुष्प होता है, जब पुष्प का रस चूसती है तो पुष्प के परागकोश में मौजूद परागकण उसके चोंच में चिपक जाते हैं। जब वही पक्षी किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के जो क्या करते हैं वहां पे जो रस चूसती है तो क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं उसके चोंच से निकलकर उस पुष्प के वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि इस तरह से जो परागकण होते हैं एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक आसानी से पक्षियों के माध्यम से क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, जिससे पक्षी परागण कहते हैं। अब देखिए जंतुका परागण क्या होता है, जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है, यानी कि जब परागकण चमगादड़ के द्वारा एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे जंतुका परागण कहा जाता है। आपका चौथा आता है यानी कि डी नंबर गैस्ट्रोपोड परागण। तो जब पुष्प का नर युग्मक परागकण घोंघा के माध्यम से एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे गैस्ट्रोपोड परागण कहा जाता है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, परागण में लिखेंगे इसको कि जब परागकण किसी कीट के द्वारा एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे कीट परागण कहा जाता है।
आपका दूसरा आता है पक्षी परागण। यानी कि ऑर्निथोफिली। देखिए इस परागण में क्या होता है, तो लिखेंगे कि जब परागकण किसी पक्षी अथवा चिड़िया के द्वारा एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो परागण की यह क्रिया पक्षी परागण कहलाती है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते। देखिए तो जतुका परागण क्या होता है, कह सकते हैं कि जब परागण की क्रिया यानी जब परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जतुका परागण। यानी कि जो पुष्प का नर युग्मक परागण है, जब चमगादड़ के माध्यम से एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं जतुका परागण। यानी यह परागण की जो क्रिया है चमगादड़ के सहयोग से होता है, इसीलिए इसे कहते हैं जतुका परागण। तो लिखेंगे इसको कि जब परागकण किसी चमगादड़ के द्वारा एक पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो परागण की क्रिया परागण की यह क्रिया जतुका परागण कहलाती है। आपका चौथा आता है गैस्ट्रोपोड परागण। गैस्ट्रोपोड परागण यानी कि मेलेकोफिली। देखिए तो इस परागण में क्या होता है कि जो परागकण है किसी घोंघा के माध्यम से एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो परागकण है एक पुष्प से दूसरे पुष्प में वह घोंघा के माध्यम से पहुंचता है, इसीलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोपोड परागण। तो लिखेंगे कि जब परागकण घोंघा के द्वारा एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो
परागन की यह क्रिया गैस्ट्रोपोड परागन कहलाती है। गैस्ट्रोपोड परागन कहलाती है। ये था आपका गैस्ट्रोपोड परागन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।